हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर ममता दीदी जीतेंगी, फिर आप लोग? हाँ, ममता दीदी जीतेंगे। मोदी जी कितना दिन रहेंगे? 5 साल। भारत और बांग्लादेश के बीच इस समय बॉर्डर पर रिश्ते ऐसे हैं कि उनमें युद्ध भी हो सकता है। हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों ध्यान रखना, जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़े शेरों को भी कभी कभी कुत्तों के सामने बाजी भारी लगने लगती है। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। उम्मीद करूंगा कि आप चैनल से जुड़ गए होंगे। नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको लिंक डायरेक्ट उस वीडियो का मिल जाए। ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं कि भारत का बांग्लादेश से युद्ध, यानी आप कह सकते हो कि हो सकता है झड़प हो सकती है। इस समय माहौल यही बनाया हुआ है। तो क्यों बांग्लादेश भारत के खिलाफ इतना रुख अपना रहा है? क्या इसमें पाकिस्तान की चाल है? नहीं, पाकिस्तान तो शामिल होगा ही, वो तो गैर मुल्क है। लेकिन जो अपनों में फंसे हुए थे, आज उनकी कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि अब तक यह कहानी क्लियर नहीं थी। इस कहानी में थोड़ा सा अभी धुंधलापन था, वेग थी। लेकिन अब जब इन पर गिरफ्तारी के वारंट पर वारंट आ रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, इनके खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में एफआईआर लॉन्च हो गई, तब एनआईए क्या जांच सुपुर्द कर रही है, उसकी रिपोर्ट्स को आज आपको बताऊंगा। आपको शायद पता ना होगी। ध्यान से आर्टिकल को देखना। जोड़ूंगा आर्टिकल को कुछ इंटरनेशनल खबरों से भी, क्योंकि वहां भी माहौल गर्म हो रहा है। ईरान ने साफ कह दिया कि यह युद्ध अब बंद नहीं होगा। लेबनान भी बोल रहा है कि जब तक जिंदा हैं अब लड़ेंगे। ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा, आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले यह चेहरा याद करिए, ममता बनर्जी। कभी ऐसा देखा है आपने कि 1 महीने पहले कोई मुख्यमंत्री हो और अगले महीने ही उसको पार्टी से ही भगा दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए? ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। 80 में से 60 एमएलए दोस्तों दूसरी तरफ चले गए। इन दोनों भुआ भतीजों को पार्टी से बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। अब प्रॉब्लम यह है कि फर्जी साइन के चक्कर में अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर है। 13 घोटालों के बड़े बड़े मुकदमे में एफआईआर है। एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी एफआईआर है। कहां जाओगे? एक कहानी आपको ऐसी बताऊंगा आज कि आप कहेंगे सर यह कहानी मेरे को नहीं पता थी, और कमेंट सेक्शन में लिख भी देना आपको पता थी कि नहीं। देखिए, यह वही ममता बनर्जी है जिसके बारे में मैंने बताया तो था, लेकिन खबरें नहीं थी, अब रिपोर्ट्स हैं। यह बांग्लादेश के खिलाफ कभी भी बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही थी, इसका खुलासा हो गया। वो जो फाइलें लेकर भागी थी उसका खुलासा हो गया प्यारे भाई। यह बांग्लादेश के खिलाफ अपने बीएसएफ को कभी जमीन नहीं दे रही है, क्योंकि यह चाहती नहीं थी कि फेंसिंग हो। फेंसिंग होगी तो जो प्लानिंग थी, जो फाइल थी, वो बाहर आ जाती। वो फाइल क्या थी, प्लानिंग क्या थी, एक एक करके समझना। बहुत बेहतरीन तरीके से आर्टिकल को क्लियर करने वाला हूं आपके लिए। देखिए, यहां पर बांग्लादेश हमको धमकी दे रहा है, कह रहा है कि बीएसएफ हमारे यहां जबरदस्ती बांग्लादेशी जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं बंगाल के अंदर, उनको जबरदस्ती बांग्लादेश में ठूस रही है, तो हम उनको घुसने नहीं देंगे, और अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर अब हमारा भी रूप देख लेना। यह धमकी भारत की बीएसएफ को। भूल गए क्या पुरानी कहानी? तुमको हमने ही बांग्लादेश में बसाया है, भूलना मत। अब आपको बताता हूं कि यह कहानी आखिर चली कहां थी। दोस्तों, कहानी बहुत पीछे जुड़ रही है और आप आज शॉक्ड भी हो जाएंगे इस कहानी को सुनकर। बहुत ध्यान से समझिएगा कहानी। मैं विंडो में आपको इस बात को क्लियर करने वाला हूं। मैं आर्टिकल स्पेशल लाता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे कनेक्टिंग डॉट्स बताने होते हैं। सिर्फ खबरें पढ़ना जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नहीं होती, आपको कनेक्टिंग डॉट्स रिलेटेड विद रिपोर्ट्स, तब आपको पता चलेगी कि जियोपॉलिटिक्स क्या है। देखा ध्यान से, एक बंदा है हुमायूं कबीर, जब उसके ऊपर बात आ जाती है किसकी, बाबरी मस्जिद की, मुर्शिदाबाद में, जो बांग्लादेश से लगा हुआ है। 70% से ज्यादा लोग वहां पर मुस्लिम हैं। वहां यह आदमी है और वहां से एक आइडिया जनरेट करता है, और उस आइडिया में यह लेडी फंस जाती है। और जब यह लेडी फंस जाती है तो इन दोनों में बाद में लड़ाई होती है, और यही कारण बनता है कि यह आदमी टीएमसी छोड़कर अलग पार्टी बना लेता है चुनाव से पहले। अब वो लड़ाई क्या है वो आपको समझना है। इस आदमी को जानते हो या भूल गए? यह वही उस्मान हादी है जिसने कहा था ग्रेटर बांग्लादेश का निर्माण करूंगा। यह वही उस्मान हादी है जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया था। यह वही उस्मान हादी है जिसने यूनुस को वो मैप गिफ्ट करके पूरी दुनिया को दिखवाया था कि पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा है। हमने अपने आंगन में से छोटी सी जगह देकर एक देश बसा दिया। कुट रहे थे, पिट रहे थे। पता है पाकिस्तानी इनको क्या कहते थे? 2 पाकिस्तान बने थे ना, एक वेस्ट और एक ईस्ट। अब ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे, वो बंगालियों के आसपास थे। वो लोग पंजाबियों के आसपास थे। जो वेस्ट वाले, जो अब पाकिस्तान है, वो क्या कहते थे इनको जानते हो? कि तुम काले हो, सरसों का तेल लगाते हो, तुम में से बदबू आती है, तुम घिनौने हो। इनके यहां पर 40,000 से ज्यादा उन्होंने महिलाओं के ऊपर दुराचार किया, कत्लेआम मचा दिया इनके देश में। तब हम आए कि थे तो तुम हमारा हिस्सा ही, तब इनको हमने देश दिया। 90,000 पाकिस्तानियों की गिरेबान पकड़कर जूते को उनकी जीभ से चटवाया। उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आज हमको नजर दिखाते हो। और भारत के नागरिकों को यह मैं बताना चाहता हूं कि हर आदमी को यह कहानी पता रहनी चाहिए कि जब इनके साथ ज्यादती हुई तो भारत ने इनको आजाद कराया था। यह वही उस्मान हादी है, उसी पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट है। क्या आपको लगता है ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश ने दिया था या यूनुस ने दिया था? नहीं। ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट आया कहां से? अमेरिका से। ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट आया सीआईए से, क्योंकि वहां उनको जगह बनानी है, मणिपुर नागालैंड के बीच में एक देश बसाना है। आपको ये जियोपॉलिटिकल डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे मेरे भाई। वहां से यह आदमी निकलता है, भारत को धमकी देता है, इसको बड़े सपोर्ट मिलते हैं। कहां का है? जमाते बांग्लादेश। बांग्लादेशी जमात का लीडर है ये। जमात नाम की कोई पार्टी थी क्या? नहीं। किसने पैदा किया? इन लोगों ने पैदा किया।
इन लोगों ने और यूनुस, ये कनेक्शन आपने देखा होगा। एक बयान दिया था ममता बनर्जी ने, उस पर भी आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूं। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। अब रिपोर्ट जब बाहर निकलती है तो सारा काला चिट्ठा निकलता है मेरे भाई। देखिए, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब इस आदमी को किसी ने शूट कर दिया, इसकी मौत हो गई और बांग्लादेश ने इसका इल्जाम भारत के ऊपर लगाना चाहा, जबकि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं था। ममता बनर्जी ने भारतीय होने के बावजूद भी बंगाल में खड़े होकर एक बयान दिया कि इसको अमित शाह ने मरवाया है। यह बयान है, और यह बयान दिया। उस बयान पर इतना ज्यादा दिक्कत हो गई कि बांग्लादेश की डिप्लोमेसी भारत में फोन कर रही है कि आपने हमारे आदमी को मरवाया, जबकि हम जानते नहीं कौन मार गया, क्या मर गया। बाद में जब उस केस का निपटारा हुआ तो पता चली इनका आपसी किसी से विवाद था, इसी के दोस्तों ने जमीनी और पैसे के लेन देन पर इसको ठोका था। लेकिन ममता बनर्जी को उसी टाइम पर अमित शाह फोन करते हैं, गृहमंत्री होने के नाते, और कहते हैं कि दीदी हमारी लड़ाई जो है वो राजनीतिक है, लेकिन राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपकी बयानबाजी की वजह से बाहर का देश भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब करता है, यह आपकी गलती है। आपको अपना सेंटेंस वापस लेना चाहिए और कहना चाहिए कि यह बात मैं नहीं बोल रही हूं। और ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि इस समय बंगाल में मेरी कुर्सी खतरे में है। दोस्तों, कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ममता बनर्जी ने अपना बयान लेने से मना कर दिया कि मैं बयान वापस नहीं लूंगी, और उसी का नतीजा था कि ये एक हैक्टिक बन गई किसके लिए, अमित शाह के लिए। और वो बंगाल में जाकर बैठे और बीजेपी का जो झंडा है वो वहां फतेह किया, वहां सनातन की लहराई, और पहली बार बंगालियों ने किसी चुनावी जीत के बाद नाचकर जश्न मनाया, क्योंकि वो चैलेंज बन गया था। यह कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ जाएं कि गलत काम कोई भी हो, आप अगर ऊपर थूकोगे तो मुंह पे थूक गिरेगा। यह ध्यान रखना मेरे भाई। इस आदमी की वजह से अब इनका प्लान क्या था वो भी बता देता हूं आपको। इनका प्लान यही था कि बांग्लादेश और बंगाल मिलकर एक राष्ट्र बनाया जाएगा, जिसमें हो सकता है प्रधानमंत्री इनको बनाया जाए। ये खबरें इसलिए एंटी नेशनल एक्टिविटी, 13 से ज्यादा स्कैम में एफआईआर दर्ज है अभिषेक बनर्जी के ऊपर। आपको आगे बता देता हूं, आगे तो अभी बहुत कुछ है। ये देखिए मेरे भाई, अब दिक्कत क्या है, ये समझ रही थी मेरा उत्तराधिकारी ये है, अभी तो 2-3 बार मैं सीएम बनूंगी, उसके बाद ये बनेगा। लेकिन इसका तो करियर यहीं खत्म हो गया। इस पर तो चार्जेस ही इतने लग गए कि ये तो मेरे ख्याल अब छूटेगा भी कि नहीं, समझिए आप। और इसको एक मैसेज गया हुआ है कि अगर आपको जेल नहीं जाना है, आप चाहती हैं कि बुढ़ापे में मैं अपनी जीवन घर में गुजारूं, तो चुपचाप करके बैठ जाइए, क्योंकि जांच अगर होगी तो फिर आपको कोई बचाने वाला पैदा नहीं। आपके खिलाफ वो सबूत हैं, आपने ईडी में कोहनी मार के फाइल छीन ली थी, वो वही बीएसएफ की फाइल थी, उसमें सारे मंसूबे थे। बताऊं एक बात, इस लेडी ने 5000 रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं बोल रहा हूं, रिपीट करता हूं, आई रिपीट, 5000 रोहिंग्या बांग्लादेश में घुसाने थे। किसकी मर्जी से? जमाते बांग्लादेश की मर्जी से, यूनुस के कहने पर। रिपोर्ट्स बता रहा हूं आपको मैं, 5000 रोहिंग्या घुसाने थे और उनको भारत में फैलाना था। अब 5000 तो रोहिंग्या बोल रहा हूं, बांग्लादेशी तो लाखों करोड़ों की संख्या में है। आपको पता है, किसी भी देश को अगर आपको तोड़ना है तो पहले वहां की डेमोग्राफी टूटती है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनी? क्योंकि अभी भी वहां पर बाहुल्य मात्रा में हिंदू है। जब उनका धीरे धीरे, जैसे मालदा वाला इलाका हो गया, जैसे मुर्शिदाबाद वाला इलाका हो गया, वहां पर डेमोग्राफी जहां 20-22% थी, वहां कहां पहुंच गई? 70 से 72%। तो वहां की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई। अब धीरे धीरे पूरे बंगाल की डेमोग्राफी चेंज होती, वहां पे दूसरे लोग कोई रह नहीं पाते, तो क्या होता? वो कट जाता। ये पूरी प्लानिंग है 2047 की, 2047 की। मैंने आपको कहा था ना, द रेसिस्टेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, टीआरएफ, जो साउथ में चलती है, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, मैनिफेस्टो, कि 2047 में कैसे टुकड़े करने हैं भारत के। इंटेलिजेंस फोर्सेस बहुत काम कर रही है मेरे भाई। एक सल्यूट आप कमेंट सेक्शन में इंटेलिजेंस फोर्सेस को जरूर करना। हमको सारी खबरें पता नहीं है, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आप तक पहुंचा पाऊं। ये 5000 रोहिंग्या अगर बीएसएफ को जमीन दे दी जाती, बॉर्डर फेंसिंग हो जाती, तो क्या आ जाते बांग्लादेश से? नहीं आते। इसलिए बांग्लादेश से बॉर्डर फेंसिंग करवानी ही नहीं थी, तो जमीन ही नहीं दी गई। और अब चुनाव होने के 1 महीना बाद पूरी बीएसएफ को जमीन हो गई, बॉर्डर फेंसिंग चल रही है, कोई घुस के तो दिखाए। जब आपकी राष्ट्र के प्रति नजर सीधी है, आपकी विचारधारा सीधी है, तो आपको फिर कोई पीछे नहीं हटा सकता। ध्यान रखना। तो ये दिन अब आ चुके हैं, ये बचेंगे नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत में पहले मुस्लिम नहीं रहते थे? रहते थे। मुगलों के जाने के बाद बहुत सौहार्द से रह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि इतने अगर सौहार्द के साथ ये लोग रहेंगे तो फिर तो हम राजी नहीं कर पाएंगे, ये तो कभी भी यूनाइट हो जाएंगे। तो इनको तोड़ना है, धर्म के नाम पर तोड़ना है, जाति के नाम पर तोड़ना है, इनको तोड़ना है। मुस्लिमों के अंदर हिंदुओं के प्रति घृणा भरी गई और हिंदुओं को जातियों में बांटा गया। यह मुस्लिमों का प्रोपेगेंडा है, ये अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना है और हिंदुओं को जाति में लड़ाना है। एंड दैट वाज द प्रोपेगेंडा सेटल्ड बाय ब्रिटिशर्स। उस देखिए वो नसों में भर गया, जान ही रहा। देखिए ना, यहां पे ये एक लेडी है, ये लेडी शुभेंदु अधिकारी के लिए एक वीडियो बनाती है, गुड़गांव में रहती है यहीं पे, और शुभेंदु अधिकारी के लिए एक वीडियो बनाती है, कहती है मैंने गौ मांस बनाया है और मैं इस हिंदू सीएम को खिलाना चाहती हूं, आ जाओ खाओ, जो बंगाल का मुख्यमंत्री बनाई। ये बंगाली है लड़की, लेकिन गुड़गांव में रहती है। इसने वीडियो बनाया, इसको गिरफ्तार कर लिया है, जवाब तलब हो रहा है, अब जवाब देगी अपना। ऐसे लोग भारत में नफरत फैलाते हैं। ये क्या है? ये क्या धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना नहीं है। अब इस मामले में कुछ हो जाता है तो क्या होता है? ये सांप्रदायिक दंगे में कन्वर्ट होता है। अगर योगी जी ना होते तो 100 से ज्यादा दंगे तो निश्चित होते हैं यूपी में हर साल। छोटी मोटी झड़पें, बड़े दंगे, कितने दंगे करने की कोशिश नहीं करी। अगर पुलिस इतनी चाक चौबंद और एनकाउंटर वाली नहीं होती तो आज फिर यूपी में वही इंसर्जेंसी हो रही होती। बरेली में, कानपुर में खूब ट्राई किया, हुआ नहीं। यहां देखिए, आपको दिखा देता हूं। देखिए, अभिषेक बनर्जी पर मनी लॉन्ड्रिंग,
अभिषेक बनर्जी पर फर्जी टीचर रिक्रूटमेंट, अभिषेक बनर्जी पर नौकरी लगाने का आरोप, अभिषेक बनर्जी पर ईडी की इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी का आरोप, इतने मुकदमे लग चुके हैं कि उसका करियर समाप्त है, खत्म हो गया माय डियर। यहां देखिए, अब आपको एक चीज सुनाता हूं, यह स्टोरी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं इसीलिए सारी कहानी लिंक कर रहा हूं जिससे आपका एकदम ब्रेन समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, आपने कभी सोचा था 200 से 400 साल तक राज करने वाले अंग्रेज कभी वे अपनी आजादी की मांग करेंगे? कर रहे हैं आज, देखिए ना। कहते हैं आप अगर कोई गलत बीज बो रहे हो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने भारत में यह बीज बोया था सांप्रदायिकता का, आज खुद भुगत रहे हैं। आज लंदन को कैपिटल माना जाता है, यूरोप की इस्लामिक कैपिटल क्या है? लंदन है। देखिए ना, वहां पर लोग बुर्का पहन के सड़कों पर आ रहे हैं, अंग्रेज लड़कियां हैं, फिर बुर्का निकाल के ऐसे फेंक रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमको आजादी चाहिए, हमको यहां से बाहर वालों को यहां से निकालो, हमको आजादी चाहिए। अगर कुछ बोओगे तो वो काटना भी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, सड़कों पे ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने भारत में जहर फैलाया था, आज उसी गंदगी को आज खुद झेल रहे हैं। और यही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको एक बात और बताऊं, जब अंग्रेजों को यह पता चल गई थी कि सुभाष चंद्र बोस हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गांधी जी तो बात करके काम चला लेंगे, आंदोलन कर लेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, उनको तो हम समझा लेंगे, लेकिन उस आदमी को कैसे समझाएंगे जो हथियारों के साथ इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए लेके खड़ा है, आजाद हिंद की सेना लेके जो आ रहा है जर्मनी से, जापान से, जिसने अंडमान निकोबार को आजाद करा दिया, लक्षद्वीप को आजाद करा दिया, उसको हम कैसे हम उसका सामना करेंगे? वो तो भारत में आएगा, और भारत की जो ब्रिटिशर्स फौजें थी उसमें भारत के आदमी थे, और उनको सुभाष चंद्र बोस एक बार बोलते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, 1 मिनट में सारी सेना में विद्रोह हो जाता, अंग्रेज सब मारे जाते। उनको पता चल गया था कि सुभाष से टक्कर नहीं ले पाएंगे, और यही कारण था दोस्तों, राजगोपालाचारी को एडमंड एटली कहता है कि सुभाष ना होता तो आज भी हम भारत में बैठे होते। यह उसने अपनी किताब में लिखा है। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस का सामना कर रहा था। ऐसा देखिए कि क्या सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्राइड, वेलर, अपना जज्बा दिखाया होगा उस युद्ध में कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मेरी आखिरी सांस भी बचेगी ना तो भी मैं सुभाष को मारना चाहता हूं। देखिए क्या हालत कर दी होगी विंस्टन चर्चिल की। कमांडर था वो ब्रिटिश फोर्सेस में, बाद में प्रधानमंत्री भी बना। माय डियर, ध्यान रखना, भारत के जाबाजों से हर कोई घबराता, अंग्रेज घबरा रहे थे। जब यहां से गए ना तो उन्होंने क्या फॉर्मूला अपनाया? जिन्ना वाज एन एजेंट। ये जिन्ना जो है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये तंबाकूबाज एजेंट था ब्रिटिशर्स का। इसके अंदर बीज बोया कि तुम सेपरेट करो मुस्लिमों के लिए, और तब से ये जहर घुल गया। वही पार्टीशन ये करके गए। क्यों करके गए? देखो क्यों करके गए, बता देता हूं, किसी ने बताया नहीं होगा आपको, गारंटी देता हूं मैं। क्यों करके गए बताता हूं। क्योंकि इनको पता थी कि हमने 200 से 400 साल इनको लूट लिया, उसके बावजूद भी इनके खून में न जाने कौन सी ताकत है, ये अगले 15 से 20 साल में इंग्लैंड की जीडीपी को पीछे कर देंगे। इनमें वो पावर है, इनको ऐसे ही इतना सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। और दोस्तों, इसी के चलते उन्होंने कहा था कुछ ऐसा बीज बो जिसकी वजह से इनके बगल में एक कोई ना कोई ऐसा आदमी रहे कि जिसके ये इनकी प्रगति पर हमेशा हैम्पर करता रहे, हमेशा किसी ना किसी में उलझा के उनको खत्म करे। और तब बना था ये दलालिस्तान, तब बना था ये, ऐसे ही नहीं बनाया ये। अब देखिए, ये पाकिस्तान, यहां पर क्या है, ये पंजाब, यहां खालिस्तान पैदा कर दिया, ये भी सीआईए की चाल है। यहां बांग्लादेश में ये भी सीआईए की चाल है। यहां डीएमके, ये सब कांग्रेस के टाइम पे बटे हुए वो हैं, 1, 2, 3 और जम्मू कश्मीर 4। चारों तरफ से भारत का इलाज करके गए थे अंग्रेज कि इनको इतना आसान मत छोड़ देना, ये बहुत जल्दी तरक्की कर जाएंगे। और यही कारण है कि हम पर गलती हो गई, उस समय पर ये पैदा हुआ। दोस्तों, हमारे लिए कौन बनना था प्रधानमंत्री? ये देखिए, ये ऑरा है सुभाष चंद्र बोस का, ये ऑरा है और ये इनकी हैसियत थी। लेकिन इस आदमी को वॉर क्रिमिनल घोषित करवा दिया गया। वॉर क्रिमिनल समझ रहे हो कि द्वितीय विश्व युद्ध का मेन जो है कॉन्स्पिरेटर, इनको घोषित करवाया गया। जो इन्होंने गांधी जी से कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध है, ये मौका है भारत की आजादी का। गांधी जी ने कहा था नहीं, आराम से आजादी आएगी, आराम से। ये कहते हैं कि आजादी कटोरे में मिलने वाली चीज नहीं है, ये हक होता है और इसको छीनना पड़ता है। और तब ये गए थे वहां से अपने कांग्रेस की प्रेसिडेंट की कुर्सी पर लात मारकर 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उसके बाद निकल गए बाहर। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक यहां बनने थे प्रधानमंत्री, ये इनका विजन साफ था। उन्होंने कहा है रेडियो पे कई बार कि भारत के आजाद होते ही सबसे ज्यादा मजबूत होगी भारत की सुरक्षा, भारत की बाउंड्रियां। और जब 1962 में भारत चीन से अपनी जमीन खो देता है, सबसे बड़ा सदमा सुभाष चंद्र बोस को लगा है। वो आ नहीं पाए भारत, क्यों? क्योंकि उनको वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया था कि अगर आए तो भारत की जो सरकार है वो इनको अंग्रेजों को सौंपना पड़ेगा, इसलिए वो आए नहीं। वो कहां थे? वो रशिया में थे। आज ये रशिया छाती ठोककर भारत के साथ खड़ा रहता है ना, ये हमारे भाई साहब की देन है, हमारे नेताजी की देन है। भूलना मत इनके बलिदानों को। दोस्तों, प्रधानमंत्री कोई और बन गया और उस वजह से कभी भारत की सुरक्षा उस लेवल पर हुई नहीं। 2 बार पाकिस्तान भी आक्रमण कर गया, 1 बार चीन आक्रमण करके अक्साई चीन वाला इलाका ले गया। हम वो गलतियां नहीं दोहरा सकते, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि यह पुराना भारत नहीं है। हर राष्ट्रवादी इस समय जागरूक है। आपको एक चीज और दिखा देता हूं, आज फिर से भारत पर संकट मंडरा रहा है। क्यों? भारत में कांग्रेस का लीडर, अपोजिशन का लीडर साफ साफ एक धमकी देता है कि 1 साल में यह सरकार गिरेगी। क्यों? हमको तो नहीं पता, जनता को तो नहीं पता, अभी तो सरकार बनी है, 1 साल में कैसे गिर जाएगी? इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमको पता नहीं है, जो पीछे प्लानिंग चल रही है। आज लंदन में बैठे हैं दोस्तों, कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, सीआईए के एजेंट, हर बार बाहर जाते हैं, हर महीने बाहर जाते हैं। क्यों?
आज ये बंदा बाहर से भारत में आ रहा है और कह रहा है कि सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। देखिए ये स्टेटमेंट की इंटेंसिटी को आपको समझना होगा अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो। अगर कोई नेता कहता है कि सरकार इमरजेंसी लगा सकती है तो आप देखिए इमरजेंसी किसने लगाई थी? इन्हीं की दादी ने। और कब लगाई थी? जब जेपी का आंदोलन हुआ था, पूरे देश का बच्चा बच्चा दिल्ली में इकट्ठा हो गया था, तब लगी थी इमरजेंसी। हर नेता जेल में था, तब लगी थी इमरजेंसी। आज ये कहते हैं सरकार इमरजेंसी लगा देगी। इसका मतलब क्या है कि प्रोपेगेंडा कोई बहुत बड़े लेवल पर सेट है। इसीलिए मैंने आपको कल भी वीडियो बनाकर बताया था, अगर नहीं देखा है तो कल का वीडियो देख लेना, हो सकता है आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरफ खड़े होना है मेरे प्यारे भाई। इमरजेंसी, अभी भारत की फौजें, भारत की सरकारें इतनी कमजोर नहीं हुई है कि अमेरिका से आए हुए टुच्चे आदमी के लिए आप इमरजेंसी लगानी पड़ जाएगी यार। जो जनता अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछती है वो दोस्तों देश प्रेमी नहीं होती, वो सत्ता प्रेमी होती है। हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि सरकार की गलती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इमीडिएटली उसको इस्तीफा देना चाहिए और उसको टाइम दिया जाना चाहिए कि 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम आपके पास आएंगे। लेकिन अगर सरकार इस्तीफा नहीं दे रही है या वो नहीं दे रही है, हम ये कर देंगे, ये तो देश की संपत्ति का नुकसान है, ये तो देश में अराजकता है। सरकार से प्रश्न पूछिए, प्रश्न उठाइए, पार्लियामेंट बना हुआ है, किसी बिल को पास मत होने दीजिए, बाहर धरना दीजिए, पार्लियामेंट के बाहर आप बैठ जाइए, आपको चुन के भेजा जनता ने। ये तरीके होते हैं प्रोटेस्ट के। आप देश में दंगा करवा देंगे, देशवासियों को भड़का देंगे, बाहर से लोग बुलाएंगे, ये तो गुंडागिर्दी हो गई। ये दोस्तों ये प्रोटेस्ट आपको कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा है, देख लीजिए, राहुल गांधी वॉन्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट इन मोदीज गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट का मतलब समझ रहे हो कि अंदर ही उनके ठीक नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर मेरे को मैसेज कर रहा है कि मैं सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हूं। अगर मैसेज कर रहा है तो आपके पास तो सबसे बड़ा मौका है, तुरंत दिखा दीजिए उस मैसेज को पूरे पब्लिक प्लेस पर, जनता विश्वास कर लेगी। आपके पास कोई मैसेज नहीं है तभी तो नहीं दिखा रहे, क्यों? और कभी आप कहते हो कि सरकार का गुलाम हो गया इलेक्शन कमीशन, आज आप कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन मुझे मैसेज कर रहा है। कैसे क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? नहीं बन सकती मेरे भाई क्रेडिबिलिटी। देखिए ये जो आज आप मंजर देखते हैं ना, देखिए अभी भी कल स्टेटमेंट दिया है रशिया ने कि नहीं झुकेगा भारत रूस के खिलाफ अमेरिकी दबाव पर। राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि भारत को नहीं झुकने देंगे, चाहे जो देना पड़े, तेल, गैस, ऑयल, हथियार, जो भी, झुकेगा नहीं। ये हमारे नेताजी की देन है, भूलना मत बलिदान मेरे दोस्त। यहां देखिए ये लंदन में अब मीटिंग हो रही है, और मीटिंग किसके लिए हो रही है? इसके लिए, क्योंकि ये धमकियां आ चुकी हैं कि सरकार इमरजेंसी लगा सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। समझ गए मेरे भाई? तो आप ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ हमारी भिड़ंत हो सकती है, और इसीलिए $2 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। अभी $300 मिलियन के ड्रोन हमने अभी बनाने का ऑर्डर दिया है, $2 बिलियन के ड्रोन हमने कल बनाने का ऑर्डर दिया है। 5 हमारे स्टील्थ वॉरशिप उतर चुके हैं कहां? इंडियन नेवी में। अब 140 से ऊपर जहाज हमारे लड़ाकू इंडियन नेवी में घूम रहे हैं। आप भारत को कमजोर मत लीजिएगा, भारत जानता है कि जब लड़ाई होगी तो एक से नहीं होगी, कई फ्रंटों से लोग नोचने आएंगे, और उस सब के लिए भारत तैयार है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको पता रहनी चाहिए कि देश किस स्थिति में है। हमको खड़ा होना पड़ेगा राष्ट्रवादी होने के नाते, क्योंकि आज हम अगर इस स्थिति में खड़े तो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, वो चेंज नहीं हुए, उन्होंने अपना सैक्रिफाइस स्वीकार किया, लेकिन वो झुके नहीं। तो आज हम झुक जाते हैं तो उनका शर्म से सर झुक जाएगा, ध्यान रखिएगा। और डोवाल साहब ने यही कहा है कि हमने किसी पर आक्रमण नहीं किए, किसी की जमीनें नहीं छीनी, कहीं जाकर अपना धर्म थोपा नहीं, इसीलिए हम दबाए गए, हमारा कल्चर मिटाया गया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमको खत्म किया गया। आज आपको खड़ा होना होगा, अपनी संस्कृति को रिवाइव करना होगा, ऐसा डोवाल साहब कहते हैं। 82 साल में जो आदमी काम कर रहा है। मैं आपको 2 खबर दे देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी सीरियस खबर आपको दे दी। ये देखिए दोस्तों, ये खान सर वाला मैटर आपने देखा होगा, मुझे पूरी जानकारी इसमें नहीं है, मैंने नहीं देखा है, तो सिर्फ इतना बता देता हूं आपको कि उनके दोनों बॉडीगार्ड जो थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो दूसरी कोचिंग है दोस्तों, बिंदु मतलब ज्ञान बिंदु करके, उन दोनों में राइवलरी है, दोनों बड़े टीचर हैं बिहार के। तो इसमें क्या है, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो बच्चे हैं वही खान सर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली। ज्ञान बिंदु वाले सर मैक्सिमम सिलेक्शन दे रहे हैं, इस वजह से यह कॉन्स्पिरेसी पैदा की गई है, उनका स्टारडम कम हो रहा है, इस वजह से यह कॉन्स्पिरेसी पैदा की गई है, ऐसा खबरें कह रही हैं। मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन उनके गार्ड गिरफ्तार हो चुके हैं, यह पुष्टि है खान सर के। दूसरी चीज, 60 साल के आराम से ऊपर हो चुके हैं आमिर खान, लेकिन तीसरी लड़की से विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इनके लिए भी एक शब्द लिख देना, 60 साल हो गई उम्र, तीसरी बार शादी। आप लिख देना कमेंट सेक्शन में एक बार, मैं भी चाहता हूं आपके व्यूज भी थोड़ा देख लूं। अब मैं इंटरनेशनल खबर कवर करूंगा 5 मिनट में, 5 खबर है। सबसे पहले तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत हाई अलर्ट है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो, आज बात होगी। 8 जून को मीटिंग है और फाइनल डिसीजन उसी में निकलेगा, आपके सामने आर्टिकल ले आऊंगा। दूसरी खबर है कि नेतन्याहू, देखिए इजराइल का विपक्ष कैसा है और भारत का विपक्ष कैसा है। नेतन्याहू लेबनान को घेर चुका है, बहुत सारी जमीन, और हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है, ईरान के द्वारा पाला जाता है, उसको ठोक रहा है हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह को जब ठोक रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इजराइल का, वो कह रहा है नेतन्याहू साहब आप सॉफ्ट आदमी हैं, आप ठोक नहीं पा रहे, मुझे दीजिए, मैं ठोकूंगा इसको। यह है नेशनलिज्म, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी दूसरी जो पार्टी है वो नेतन्याहू को कट्टर नहीं बता रही, कह रही आप सॉफ्ट हैं, मुझे दीजिए, मैं देखता हूं हिजबुल्लाह को कैसे ठोकते हैं। यह अंतर रहता है राष्ट्र प्रेम में। यहां पर ट्रंप कह रहा है कि यह युद्ध बंद कर दो, नेतन्याहू कह रहा है कि हम मरे हैं तो मारेंगे। ऐसा आपकी खबर। देखिए ये देख लीजिए, लेबनान ने भी, जो लेबनान में हिजबुल्लाह है ना, उसने भी सीज फायर करने से मना कर दिया है। वो कह रहा है कि अब हम जब तक लड़ेंगे जब तक जिंदा हैं, तो फिर तुमको मरना ही है, क्योंकि नेतन्याहू नहीं हटेगा। देखिए आसिम मुनीर भारत को धमकी दे रहा है, कह रहा है कि उधर
इंदस नदी का, सिंधु नदी का पानी नहीं छोड़ा तो अब पाकिस्तान एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? अपने ही चांटे मार लेगा क्या? क्या एक्शन लेगा तू? हमसे कह रहा है पाकिस्तान एक्शन लेगा, लेना एक्शन, हम तो तैयार बैठे, तू कुछ एक्शन करे तो हमको मौका मिले। और राजनाथ सिंह जी ने तुरंत ही कह दिया कि इसको एक्शन लेने दो, मरोड़ के रख देंगे, बात खत्म, हम पहले से ही तैयार है। तीनों जो चीफ हैं दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों कह चुके हैं हम तैयार हैं, आने दो। इतना कॉन्फिडेंस है इस समय भारत की सेना को, ध्यान रखिएगा। और यहां डोभाल साहब ने मीटिंग करी है नेपाल के बंदे के साथ, यानी जो नेपाल की जो पार्टी है लेमी छाने की, लेमी छाने अगर अपनी पार्टी में बालेन शाह को शामिल न करते तो बालेन शाह प्रधानमंत्री भी ना होते। तो और किसका बड़ा है? लेमी छाने का। तो लेमी छाने से डोभाल साहब ने बात करी है, और डोभाल साहब जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कैसी बातें होती होंगी। तो लेमी छाने कह के गया है कि नेपाल की तरफ से भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर का कोई आदमी हमें भड़काने की कोशिश करेगा हम उसको भी देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, भारत के साथ मिलकर हमको आगे बढ़ना है। तो हमें संकेत अच्छे मिले हैं। फिर मिलूंगा एक और एनालिसिस में, आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको एनालिसिस कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, डेली वीडियो यहां आएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, वहां आपको लिंक भी मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।